Good morning, 8th class. In our previous class, we had studied about the how to European setting footholds in India. कैसे यूरोपियन जैसे डच, फ्रेंच उन्होंने अपना जो पैर जमाए थे व्यापारिक क्षेत्र में हमारे भारत में। अब आता है थर्ड टॉपिक का था आपका। इसमें अभी तक हमने पढ़ा था डच के बारे में, फ्रेंच के बारे में कि किस तरीके से फ्रेंच जो है भारत आए थे। अब ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। The advent of industrial revolution gave rise to need for more and cheaper raw material to one hand and the market to sell the finished good on the other। एक तरफ तो जो औद्योगिक क्रांति थी, इसने क्या किया कि जो कच्चे माल की जो नीड थी, ज़रूरत थी, उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दूसरी तरफ ही क्या है, उसमें मार्केट को सेल करने के लिए भी दूसरी तरफ मतलब इनकी क्या मार्केट में इनको सेल करने के लिए, बेचने के लिए भी मार्केटों को भी बढ़ावा दे दिया। फॉर दिस पर्पज बिगेन टू एक्सप्लोशन For this purpose begins the exploration of market and trade area beyond Europe, and at the same time came in the need to protect these trading companies from competition। और इसी क्या है, इसी उद्देश्य से यूरोप से अलग जो बाजार थे, व्यापारिक क्षेत्रों की खोज शुरू हो गई। इसीलिए कि क्या बोलते हैं, जो ये रॉ मटेरियल वगैरह, औद्योगिक क्रांति का समय आया तो औद्योगिक क्रांति के लिए क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की मांग जो है वो बढ़ने लगी और अधिक बढ़ने लगी। तो उसकी वजह से मार्केट्स हैं वो भी ग्रो करने लगे। अब उनको क्या है, नए नए मार्केट्स के लिए क्षेत्र देखना, व्यापारिक क्षेत्र की खोज जो है वो शुरू हो गई। और उसके साथ साथ ही क्या हुआ, और इसके साथ साथ ही क्या है कि व्यापारिक क्षेत्रों की खोज के साथ साथ ही व्यापारिक कंपनियां जो है वो आपस में क्या है कि एक दूसरे को जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, उसको बचाने की आवश्यकता भी उस टाइम पे महसूस होने लगी। क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां हो गई थी तो सभी क्या है कि अपने अपना व्यापारिक क्षेत्र बना रही थी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चालू हो गया था। द थ्योरी ऑफ mercantile trading companies came into being, which essentially dictated that some business enterprises needed protection from various tariffs। और अब क्या है, जो ये जो व्यापार कंपनियों का सिद्धांत था, एक व्यापारिक व्यापार कंपनियों का सिद्धांत जो है वो उसका उदय हुआ। एक नया सिद्धांत आया जो अनिवार्य रूप से ये बताता था कि कुछ कंपनियां जो है वही उद्यमों को विभिन्न टैरिफ से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये बताता था कि कुछ कंपनियों को वो टैरिफ से सुरक्षा प्रदान करता था। देयर वर दोज एंटरप्राइजेज विच मेक प्रॉफिट क्रिमिनली थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड बाय बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइस। और ये सब जो था वो किसके लिए था कि ये वो उद्योग थे जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर के माध्यम से सस्ते मालों को क्या है यहाँ से खरीद कर और वहाँ पे अधिक दामों में बेचा जाता था और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता था, उनके लिए था। सर थॉमस राव, हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल किंग जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। सर थॉमस राव जो है वो जो कि राजा जेम्स जो थे, इंग्लैंड के पहले राजा जो थे, उनका राजदूत था, जिसको परमिशन दी थी किसने, मुगल किंग जहांगीर द्वारा परमिशन मिली थी भारत में ट्रेड करने की, व्यापार करने की। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अवार्डेड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्वीन जो एलिजाबेथ थी उनको एक चार्टर से सम्मानित किया गया था। दैट द देन रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के वो जो कि इसके साथ क्या थे, इंग्लैंड में जो उस टाइम पे शासन था महारानी का, द ग्रेनेटिंग ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। उसमें क्या है, ये जो चार्टर साइन किया गया था, उस चार्टर के अंदर ये था कि एक विशेष अधिकार दिए जा रहे थे पूर्व वाली जो के साथ व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे, जो क्वीन एलिजाबेथ के साथ चार्टर साइन किया गया था। दिस राइट गेव देम प्रोटेक्ट फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम अदर ब्रिटिश कंपनीज। और ये जो राइट था उसने क्या किया कि उसने अन्य जो अंग्रेजी कंपनियां थी उनसे प्रतिस्पर्धा की सुरक्षा उनको प्रदान की थी। बट इट वॉज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट अदर यूरोपियन कंपनीज। लेकिन ये जो है वो दूसरे यूरोपियन कंपनीज के लिए लागू नहीं था। ये जो अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, राइट जो दिया गया था चार्टर के
चार्टर के अकॉर्डिंग वो क्या है, दूसरे यूरोपियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लागू नहीं किया गया था। मैनी यूरोपियन नाउ दैट देयर वर मैनी यूरोपियन बायर फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। अब क्या था कि बहुत सारे यूरोपियन बायर हो गए थे, एक ही सेम प्रोडक्ट का, एक ही सामान के लिए बहुत सारे विदेशी जो खरीदार है वो आ गए थे इंडिया में। द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन दस कॉसेस हायर प्राइस ऑफ गुड्स विच हवाई रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि जब एक ही सामान के बहुत सारे खरीदार हो गए तो अब वो जो डिमांड थी उसकी बढ़ गई सामान की, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसके प्राइस भी क्या हो गए, हाई हो गए, उसके प्राइस में भी बढ़ोतरी हो गई। और प्राइस में बढ़ोतरी के कारण ताकि प्रॉफिट है उनका, जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो जो यूरोपियन थे उनके प्रॉफिट में कमी आ गई, क्योंकि पहले वो सस्ता खरीदते थे तो महंगा बेचते थे तो उनको प्रॉफिट हो रहा था 2 गुना, तो अब वो प्रॉफिट जो है वो घट गया। द ओनली वे दे एंश्योर प्रॉफिट वॉज एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन ऑफ बायर विच लेड टू रिवलरीज एंड फायरस बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब जो ये एक ही क्या है मार्ग था, अगर ये प्रॉफिट जो है, जो यूरोपियन कंपनी है उनका प्रॉफिट जो है वो बनाए रह सके, जितना वो पहले प्राप्त कर रहे थे प्रॉफिट वही सेम प्रॉफिट ले सके, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि आपस में क्या है कि प्रतिस्पर्धा चालू हो गई, और उसके साथ साथ क्या है लड़ाइयाँ भी बहुत हुई। ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उनके आपस में लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो गई। दे ब्लॉक ट्रेड रूट टू प्रिवेंट फ्री मूवमेंट ऑफ शिप लेदेन विच गुड्स एंड से इवेंट सैंक दैम सो दैट गेन मोनोपोलिस्टिक बेनिफिट्स। और इसके साथ साथ जो क्या है कि क्या करने लगे, वो आपस में एक दूसरे के क्या है कि जो रास्ते थे, ट्रेड रूट थे, उनको बंद किया जाने लगा, और वो ताकि जो वो शिप वगैरह क्या हो जाइए उनको रोका जाने लगा। इसके साथ साथ क्या होता था कि शिप्स को डुबो भी दिया जाता था, ताकि जो वो है प्रॉफिट है वो एक तरफा ही रह सके, एक तरफा मतलब कि एक ही कंपनी प्रॉफिट गेन कर सके, इसलिए दूसरी कंपनियों के जहाज़ों को डुबोया जाने लगा, उनकी रास्ता वगैरह बंद कर दिया जाने लगा। Such rivalries also necessitated to the construction of fortification around their trading post and settlements। अब क्या हुआ, ये जो प्रतिस्पर्धा हुई उनसे क्या हुई, ये प्रतिस्पर्धा जो थी, लड़ाइयाँ जो थी, उससे क्या हुआ कि आपस में अब क्या है कि वहाँ पे जो समुद्र के किनारे पे क्या हुआ, फोर्ट वगैरह किलेबंदी की जाने लगी, ताकि जो है ट्रेडिंग जो है वो सेटलमेंट, और लोग जो है वहाँ पर आकर बसने लगे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के लोग जो थे वो वहीं पे आके बसने लगे, और आसपास में किलेबंदी की जाने लगी, ताकि ये जो प्रतिस्पर्धा है उसे कम किया जा सके। स्मॉल आर्मीज वर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बट ऑल दीज अगेन स्टार्टेड टॉकिंग अवे पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट। अब छोटी छोटी आर्मी, सेना का छोटे छोटे टुकड़े उनको भी लाया गया, ताकि अपनी जो इकोनॉमिक आर्थिक जो इंटरेस्ट है, आर्थिक जो उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा था उनको बचाया जा सके। बट ऑल दीज अगेन स्टार्ट टॉकिंग अवे पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट। लेकिन ये सब क्या है, किसके लिए किया जा रहा था, सिर्फ अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा था। वह ऑन द अदर हैंड एस्टेब्लिशिंग fortification on the foreign soil India led to conflict with the local ruler and it is which caused to political alignment to take shape। अब क्या हुआ कि अब दूसरे हाथ पे क्या हुआ कि जो यूरोपियन जो थे, ब्रिटिश जो थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो किलेबंदी वगैरह करने लग गए थे, छावनियाँ बनाने लग गए थे, अपने लोगों को लाके बसाने लगे, छोटी छोटी आर्मीज लाने लगे, सेना लाने लगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जो इन्होंने जो छावनियाँ वगैरह किलेबंदी करना शुरू किया, जो फॉरेन भारत की धरती पर विदेशियों ने आके वो किया, वो क्या है, वहाँ हमारे भारत के जो लोकल रूलर्स थे, राजा थे उस टाइप पे, उनको ये पसंद नहीं आया, उनको ये बात खटी, और उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल अलाइनमेंट शुरू हुए, राजनीतिक जो लड़ाइयाँ वगैरह हैं, फिर उसने एक नया शेप ले लिया, राजनीतिक लड़ाइयों ने जन्म दे दिया। द कॉन्क्यूट ऑफ बंगाल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बंगाल जो है वो बंगाल में किस तरीके से यह किया गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द बैंक ऑफ हुगली इन 1651। जैसा कि हमको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी रिवर हुगली पे की तट पर जो है 1651 में स्टार्ट की थी। द कंपनी ट्रेडर इन दोस टाइम नोन एज फैक्टर्स ऑपरेटेड फ्रॉम बेस विच इज इसेंशली अ वेयर हाउस एंड ऑल्सो हैड इट्स ऑफिस। और यहाँ जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी जो थे, वो क्या करते थे, यहाँ पे
यहाँ के जो फैक्टर्स थे उनको चलाते थे, उनके यहाँ ये जो कंपनियाँ थी उनको चलाते थे। इसके साथ साथ यहाँ उनके कारखाने और ऑफिसेज भी स्थित थे। दीज फैक्ट्रीज लेड टू द सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर्स इन इट्स vicinity, and that is how to 1696 the company started to make a fort around the settlement। अब क्या था, ये कंपनियां जो थी वो सेटलमेंट बस्तियां वगैरह बसाती थी किसकी, मर्चेंट व्यापारियों के लिए, और मर्चेंट्स वगैरह जो थे उनके लिए बस्तियां बसाने लग गई। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपना खुद को किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया, सेटलमेंट के लिए, अपने रहने के लिए आसपास में किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। इन ए कपल ऑफ ईयर ऑफ company obtained जमींदारी rights over 3 villages, one of which was called Kalikata, which later grew into the city of Calcutta। अब इन आंत पे क्या किया कि कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, अपने जमींदारी राइट्स जो थे, जमींदार वाला राइट्स जो था उनको भी 2-3 गाँवों के अंदर स्थापित कर लिया। मतलब वहाँ के ज़मीनों पर भी वो लोग कब्जा करने लगे। वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड कैलीकट, उनमें से एक था कैलीकट, जिसका आज जो चल के नाम हुआ है वो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, वो पहले कैलीकट के नाम से जाना जाता था। नाउ ऑल्सो नोन ऑन कोलकाता, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जो कलकत्ता सिटी थी। द commencement of expansion by the East India Company raised the alarm among the local नवाब which lead to the famous battle in प्लासी। और फिर इसी कारण ये जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे आके व्यापार करने के लिए आए थे, धीरे धीरे ज़मीनों पे कब्जा करने लगे, अपनी छावनियाँ बनाने लगे। तो उससे क्या हुआ, जो यहाँ के हमारे देश के जो लोकल नवाब थे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुग़लों का शासन था उस टाइम पे चल रहा था, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, तो उनको क्या है,